है, एक दिन थ्योरी एक दिन एमसीक्यू। एमसीक्यू में अपनी थ्योरी का रिवीजन होता है, ठीक है। आप ये मत सोचा करो कि अपन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन रिवीजन कर रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत अपन डिस्कशन करते हैं अपने ट्रिक पर, अपने किस तरह से अपन को। आवाज नहीं आ रही है, प्रबल ने मैसेज कहा आवाज तो बुलंद है सर। भाई आधे लोग कह रहे हैं बुलंद है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। क्लियर है ना आवाज? तो चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूं। बाकी ज्यादातर लोगों ने कहा है क्लियर है, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है भाई, पहला आपकी स्क्रीन पर। इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आरपीएम ऑफ सेंट्रीफ्यूज। क्या है भाई, एक मैसेज और है, सर कल समझ में नहीं आई है थ्योरी। जितेंद्र आज कर लेना आप, जब समझ में नहीं आया तो आप दोनों क्लास ले लिया करो, रिकॉर्डेड भी ले लिया करो, ठीक है। चलो भाई, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, पहला लिखा है स्पाइरोमीटर, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा टेकोमीटर और चौथा लिखा है स्पीडोमीटर। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है। एमसीक्यू वाली जो ये क्लास है इसका हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने वाले हैं, लेकिन आज अपन ने पुराने पैटर्न से ही क्लास रखी है। अनिल गौर का तीसरा है, मोना साहू का तीसरा, आशिक यादव का तीसरा है, देवेंद्र का तीसरा, राहुल का तीसरा, योगेश का, राजुल कौशिक, सुखराम, दिनेश, सरदार राठी, निशा, मयंक, मुकेश, हर्षित साहू, अरविंद श्रीवास, प्रियंका जैन, रमेश, प्रिया, आशीष, नवदीप, मुकेश रावत, जितेंद्र, प्रबल त्रिपाठी, मोना पाठक, अर्पिता वर्मा, वीर परमार, संयुक्ता, कृष्णा भास्कर, अजय मेवाड़ा, भवर, संजय, अशोक पटेल, इन सभी का आंसर तीसरा। सबने कहा सर तीसरा आंसर है, बिल्कुल एक जैसे ही आंसर आप लोगों ने दे दिए। देखते हैं एक बार आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। सोनू मेवाड़ा का भी, सोनू मालवीय का भी बाद में आंसर आया तीसरा। बिल्कुल सही आंसर है टेकोमीटर। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इक्विपमेंट है ये टेकोमीटर है। बड़ा छोटा सा इक्विपमेंट होता है, मैंने यहाँ नोट्स में तो बड़ा जूम करके डाल दिया है। छोटा सा मतलब इसको अपन हाथ में पकड़ के सेंट्रीफ्यूज कितनी स्पीड से घूम रहा है वो अपन इस वाले इक्विपमेंट से चेक कर सकते हैं। मोस्टली अपने जो इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनके अंदर टेकोमीटर इनबिल्ट होता है। वो अपन को पहले से, जब अपन सेंट्रीफ्यूज चालू करेंगे तो वो हमको बताएगा कि कितनी स्पीड में सेंट्रीफ्यूज चल रहा है। लेकिन अपन को अलग से आरपीएम को नोटिस करना हो तो वो आरपीएम नोटिस अपन इस टेकोमीटर से करेंगे, है ना। ये सेपरेट इक्विपमेंट है टेकोमीटर। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। डायरेक्ट अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इवोल्यूशन कैरीड बाय। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल अगर हमको करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। ऑप्शन देखें आप, पहले करेक्ट कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन करेंगे, लेविजेनिंग चार्ट देखेंगे, या फिर रनिंग कंट्रोल 3 टाइम, कंट्रोल को हम 3 बार रनिंग करेंगे, या फिर लिखा है कि हम ये तीनों जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे करते हैं, वो आपको बताना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, और इसी लेवल के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो आते हैं, ठीक है। देखता हूं मैं आप लोगों के आंसर पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों के बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाते हैं। मोना साहू का, हर्षित का, सॉरी मोना साहू का चौथा है, हर्षित साहू का दूसरा, देवेंद्र का चौथा है, राहुल का दूसरा, आशीष का चौथा, प्रबल का चौथा, निशा का चौथा, मयंक का दूसरा, कविता का चौथा है, सौरभ का चौथा, मुकाम का चौथा, सचिन का दूसरा, मुकेश रावत का चौथा है, सोनू मालवीय का दूसरा है, अरविंद श्रीवास का दूसरा, नवदीप का चौथा, सरदार राठी का चौथा, ज्योति प्रसाद का दूसरा, योगेश सरगल चौथा है, अनिल गौर का चौथा, सुखराम का चौथा, राहुल यादव चौथा, कृष्ण भास्कर का लेकिन दूसरा, जितेंद्र का पहला है, वीर परमार का चौथा, अशोक यादव का चौथा, राजुल कौशिक चौथा, रमेश पटेल चौथा है, कृष्णा भास्कर चौथा, युवराज चौथा, संयुक्ता चौथा, दिनेश चौथा, अर्चना शर्मा, अर्पिता, भवर, अशोक पटेल, मोना, इनका चौथा था लेकिन मोना पाठक का दूसरा, सृष्टि पटेल का चौथा, श्वेता पाटीदार का चौथा, प्रियंका का चौथा। तो भाई मोस्टली ज्यादातर लोग हैं चौथे नंबर वाले। कुछ लोगों ने 2 नंबर इसका आंसर दिया है, बाकी 1-2 लोग ऐसे जिन्होंने पहला आंसर भी दे दिया है। मोस्टली लोग चौथे नंबर वाले हैं। संजय का दूसरा है। एक बार अपन आंसर चेक करते हैं भाई कि आंसर क्या होगा, फिर बात करेंगे। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, कुछ लोगों ने 2 नंबर आंसर दिया था,
2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है भाई, लेवी-जेनिंग चार्ट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एलजे चार्ट कल बताया था। मोना पाठक सही कह रही है, कल बताया था मोना, बिल्कुल सही। एलजे चार्ट हमने कल डिस्कस किया था। अब कंफ्यूजन कहां आ गई आपको भाई? क्वेश्चन था कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है भाई, जब हम क्वालिटी कंट्रोल वगैरह करते हैं तो हमारा ये कैलिब्रेशन भी होता है, कंट्रोल वगैरह भी हम लगाते हैं। लेकिन ऑप्शन को अपन थोड़ा और डिस्कशन पे चलें। कैलिब्रेशन, देखो सबसे पहली चीज ये है कि हमारी लेबोरेटरी में टेस्टिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, ये पता हम कैसे करेंगे? हमारी लैब में 2 चीजें होने चाहिए, कल हमने डिस्कस किया था। पहला एक्यूरेसी होना चाहिए और दूसरा प्रिसीजन होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर हैं, एक्यूरेसी मतलब जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के आसपास ही रिजल्ट आना चाहिए। कैसे मालूम चलेगा भाई? हमारे पास उसके लिए कंट्रोल होते हैं और कंट्रोल की वैल्यू पहले से फिक्स्ड होती है। मान लो शुगर है, शुगर का हमारे पास कंट्रोल है, तो कंट्रोल में उसके अंदर अगर 100 मिलीग्राम पर डीएल शुगर है, तो हम जब शुगर टेस्ट लगाएं तो उसकी वैल्यू 100 के आसपास आना चाहिए, 98 99 आए या फिर 101 102 आए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा और आएगा ही। एकदम एकदम बिल्कुल 100 नहीं आएगा, उसका थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर चलेगा। लेकिन अगर एकदम पास में आ रहा है तो वो हमारा एक्यूरेसी कहला रहा है। दूसरा प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब जब हम बार बार टेस्ट लगाएं तो वो वैल्यू उसके आसपास ही आना चाहिए जो एक बार आ रही है। ऐसा नहीं कि अपन ने एक बार लगाया तो 100 आया और अगली बार लगा दिया तो 150 आ गया, है ना? तो 2 चीजें अपन को देखना रहता है कि अपनी लेबोरेटरी में जो बायोकेमिस्ट्री की मशीन है और अपने जो रिएजेंट हैं वो एक्यूरेसी के रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, उनमें प्रिसीजन हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लेवी-जेनिंग चार्ट का यूज करते हैं। अब बाकी के ऑप्शन पे आप थोड़ा कंफ्यूज हुए, जैसे पहला लिखा है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कब करते हैं हम, थोड़ा सा समझ लें आप। जब भी हमारे कंट्रोल बाहर जाएंगे, मतलब एक बार हमको ये पता चल गया कि हमारी मशीन जो है वो एक्यूरेसी के रिजल्ट नहीं दे रही, या तो हमारे रिएजेंट में कुछ प्रॉब्लम है या हमारे मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। अगर एक्यूरेसी गड़बड़ होती है तब जाकर हम अपने जो रिएजेंट होते हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेट का काम कहां पे हुआ? कैलिब्रेट का काम जब हमको मालूम चल गया, लेकिन अपन को पता करना हो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब अपनी मशीनें सही चल रही है कि नहीं चल रही। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब हमें अपने खुद खुद से ही अपन को ये पता करना है कि हमारी लैब में जो मशीन है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही, सिर्फ पता करना है ना। देखो 2 अलग अलग चीजें हैं, मैं थोड़ा और डिस्कस कर लूं इस टॉपिक पे, थोड़ा कंफ्यूजन, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है उसको अपन थोड़ा ज्यादा डिस्कस करते हैं। पहली चीज क्या है कि हम सिर्फ पता करेंगे, पता करने के लिए कि हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे जो रिएजेंट है वो सही रिजल्ट दे रहे नहीं, तो वो पता करने के लिए हमारा एलजे चार्ट होता है जो हमारा दूसरा ऑप्शन में है। लेकिन एक बार पता चल जाए कि कोई मिस्टेक आ रही है, हमारी कोई रीडिंग गड़बड़ आ रही है, तब हम जो है वो अपने कंट्रोल को कैलिब्रेट करते हैं। मतलब कैलिब्रेशन का काम बाद में है, हो सकता है कैलिब्रेट की जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है हम महीनों तक हमारे कंट्रोल बिल्कुल सही चलते रहे तो कैलिब्रेशन करना ही ना पड़े। जब भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन इनकरेक्ट आएंगे तब हमारा कैलिब्रेशन का काम होता है। लेकिन हम ये इवोल्यूशन के अंदर नहीं आया, ये करेक्शन के अंदर आया। तीसरे ऑप्शन में जो लिखा है 3 टाइम कंट्रोल चलाते हैं, तो भाई 3 टाइम नहीं चलता है कंट्रोल। एनएबीएल की गाइडलाइन कहती है कि आप सिर्फ 24 घंटे में एक बार चला दो, इतना इनफ है ना। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिपेंडेंट टू आरसीएफ, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आरसीएफ सेंट्रीफ्यूज पर लागू होता है। तो सेंट्रीफ्यूज का जो आरसीएफ मतलब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो किस चीज पर डिपेंड होता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन रखे मैंने आज की क्लास में, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूं। टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं फिर बोलूंगा टॉपिक इतना छोटा नहीं जितना अपन ने डिस्कस किया है, लेकिन ये टॉपिक बड़े माथापच्ची वाला टॉपिक है। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन खासतौर पर अपने स्टेट लेवल के आते नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा नोट्स में नहीं डाला इस टॉपिक से। आरसीएफ किस पे डिपेंड होता है? रेडियस पे, रिवोल्यूशन पर मिनट पर, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की लेंथ पर, या फिर 2 ऑप्शन ए और बी। ये 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है।
चलो तो देखता हूँ भाई आप लोगों के आंसर पर, बहुत बढ़िया। और अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाई, बहुत अच्छी बात है। फोकस हो गया है अब अपनी पढ़ाई पर, और इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई पे अब फोकस कर रहे हैं। इस बार का अगर व्यापम का एग्जाम होता है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, ऐसा लग रहा है। मुकाम का चौथा है, संजय का चौथा, सरदार का चौथा, अशोक यादव, प्रिया का, राहुल यादव का, श्वेता का, राजेश का, अरविंद श्रीवास का, श्रीराम का, देवेंद्र का, युवराज का, दिनेश का, मयंक का, योगेश का, दिशा का, सचिन का, ज्योति प्रसाद, मुकेश रावत, दीक्षा द्विवेदी, नवदीप सिंह, सौरभ, इन सभी का चौथा, मोना साहू का चौथा। लेकिन योगिता ने कहा दूसरा, मोना पाठक का पहला है, अशोक यादव का चौथा, सोनू मालवीय का चौथा, रमेश पटेल, प्रबल त्रिपाठी, वीर परमार, रश्मि पांडे इनका चौथा था, लेकिन संयोगिता का दूसरा। अनिल गौर का चौथा है, कविता का दूसरा, कृष्णा का चौथा, आशीष का चौथा, राजुल कौशिक का चौथा, अर्पिता का चौथा, अर्षित का दूसरा है, प्रियंका का चौथा, अजय का दूसरा, सृष्टि का चौथा, जितेंद्र का चौथा और लालचंद का दूसरा। तो भाई इस क्वेश्चन में मोस्टली ज्यादातर लोगों के आंसर चौथा नंबर था, बाकी कुछ लोगों ने दूसरा आंसर इसमें दिया है। एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं। चौथा आंसर इसमें बिल्कुल सही आंसर है भाई। पहला और दूसरा जो ऑप्शन में लिखा है, पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले वाले ऑप्शन में लिखा है कि सेंट्रीफ्यूज का रेडियस, और दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा है आरपीएम। बस आरसीएफ जो होता है वो सेंट्रीफ्यूज का, वो इन दो चीजों पर ही डिपेंड करता है, एक रेडियस पर और दूसरा रिवोल्यूशन पर मिनट पर। कैसे भाई, याद होगा कल की थ्योरी में आपको, कल की थ्योरी में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूला से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन उस फॉर्मूला को आप ध्यान करो, फॉर्मूला में क्या क्या चीजें थी, डिजिट थी दो, और उसके बाद एक था हमारा आर और दूसरा था आरपीएम। तो जहां आर था उसका मतलब था सेंट्रीफ्यूज का रेडियस, रेडियस है ना, मतलब जो कंपाउंड बीच वाले सेंटर से जितना दूर होगा उस पर फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। दूसरा रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, रिवोल्यूशन को समझने के लिए या याद करने के लिए आप रोटेशन से याद कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन और रिवोल्यूशन में हल्का सा माइनर डिफरेंट है। याद करने के लिए, आप समझने के लिए आप उसको रोटेशन पर मिनट मान लो कि सेंट्रीफ्यूज कितनी तेज स्पीड से घूमता है, वो हमारा आरपीएम हो गया, रिवोल्यूशन पर मिनट। इन दोनों ही चीजों पर आरसीएफ होता है वो डिपेंड होता है। सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, है ना। दो, तो चौथा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। त्रिज्या लिखा है सौरभ ने, हाँ बिल्कुल त्रिज्या है ना, एक तरह से देखो अपन जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो घूमता है तो उसमें क्या हो जाती है, त्रिज्या बन जाती है ना। तो आर, अपन ने 10वीं 12वीं में आर का मतलब त्रिज्या पढ़ा है, तो वो त्रिज्या से ही आप याद रख लो। त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब जो चीज जितनी ज्यादा दूर होगी बीच वाले सेंटर से, उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। चलो उसी से मैंने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया, देखो फॉर्मूला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूज का। आरसीएफ का फार्मूला क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, 118 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आरपीएम का स्क्वायर। दूसरा क्या लिखा है भाई, दूसरा लिखा है 118 मल्टीप्लाई, सॉरी 1.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आरपीएम स्क्वायर। बाकी फिर और देखें आप, इन आप खुद पढ़ लें कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, है ना, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है तो पढ़ के ही आप लोग समझ पाएंगे। तो देखते हैं भाई कौन क्या दे रहा है आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आरसीएफ का ना, अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन जो नहीं आया है तो भी ये मत सोचना कि जो नहीं आया है वो एग्जाम में नहीं आ सकता। राजुल कौशिक का पहला है, मुकाम का चौथा, अर्पिता का पहला, सृष्टि पटेल का पहला, रश्मि पांडे का पहला है, नवदीप का पहला, अशोक यादव पहला, सरदार राठी पहला, आशीष कुमार का चौथा है, निशा का पहला, सुखराम का पहला, मुन्ना का चौथा है, संजय का पहला, प्रिया का चौथा, मोना साहू का चौथा है, सौरभ का पहला, अरविंद श्रीवास का चौथा, अजय मेवाड़ा का चौथा है, सोनू मालवीय का चौथा, मुकेश रावत का चौथा, कृष्णा भास्कर का पहला, अजय मेवाड़ा का पहला, रमेश पटेल पहला, आशीष ने बाद में पहला दिया, निशा का चौथा, अनिल का पहला, शुभम का पहला, अशोक पटेल का पहला, भवर का चौथा, दिनेश का पहला, मोना पाठक का पहला, कविता का पहला, अनुराधा का पहला, राहुल का पहला,
कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं सौरभ। रेखा का पहला, योगेश का पहला, हर्षित का पहला, प्रियंका पवार का दूसरा है। इसके बाद में युवराज गुर्जर का चौथा, सहयोगिता का पहला। दो ग्रुप आप लोगों ने बना लिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ गई आप लोगों को, आधे लोगों ने पहला कहा, आधे लोगों ने चौथा कहा। देखते हैं अपन एक बार आंसर को। देखो पहला चौथा, देश का पहला आया, आशीष का चौथा है, मतलब बिल्कुल 50-50% चल रहा है। अब देखते हैं कौन सा ग्रुप जीत रहा है, कि पहला है जीत रहा है कि चौथा वाला जीत रहा है। पहला आंसर ही बिल्कुल सही है इसमें। आरसीएफ का जो फार्मूला होता है वो 118 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आरपीएम का स्क्वायर, ये इसका करेक्ट फार्मूला है ना। कुछ लोगों ने चौथा दिया है यहाँ पर आंसर, सिर्फ आरपीएम अकेला दे दिया। मोना पाठक ने लिखा है 112 या 118 हो सकता है। मोना, वो मैंने बोला था कि बुक रेफरेंस जो है वो अलग अलग बताती है ना। हमारी गौडकर की जो बुक है उसमें 118 है, ओची की बुक में 112 है, बाकी दूसरी जगह पे आप पढ़ेंगे तो 112 मिल जाएगा कहीं कहीं जगह पे, है ना। तो वो मैंने कहा था कि ऑप्शन में आप देख लेना, और 112 है तो वो हो सकता है, बाकी 118 आप याद करें। अब आशीष का देखो एक बहुत अच्छा मैसेज आया कि आरपीएम स्क्वायर तो नहीं है सर। आशीष, एक्चुअली कल के हमारी थ्योरी की जो नोट्स हैं उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। आरपीएम में वहां पर स्क्वायर गलती से कट गया है। कट गया मतलब मैं उसको दोबारा से नोट्स में मॉडिफाई करूंगा और आरपीएम स्क्वायर करके आप भेजूंगा, है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर कुछ चीजों को डिस्कशन करूंगा। हम एक मिनट पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं। पहले और चौथे में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। देखो इसमें अगर स्क्वायर लगा होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि कल के जो हमारे नोट्स थे उसमें स्क्वायर नहीं लगा था, तो आप लोगों ने समझा कि भाई स्क्वायर नहीं लगा होगा ना। देखो आरपीएम में स्क्वायर लगेगा, ये छोटी सी मिस्टेक है हमारी नोट्स की, वो मैं कल आज करेक्ट करके आपको भेजूंगा। थोड़ी सी मुझे डिस्कशन करना है भाई। नोट्स के लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाए हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जिन लोगों को सिर्फ इंग्लिश के नोट्स चाहिए उनके लिए इंग्लिश के नोट्स का अलग ग्रुप है। जिनको हिंदी और इंग्लिश वाले मिक्स वाले नोट्स चाहिए उनके लिए हिंदी और इंग्लिश वाले मिक्स नोट वाला ग्रुप है ना। और ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश वाले ही हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको क्लास वाले ग्रुप में पहले ही डाल देता हूँ। फिर अलग से ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि जो कुछ भी अपन पढ़ते हैं उसमें कभी कभी चांसेस होते हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक के। क्यों चांसेस हैं भाई, ज्यादातर जो नोट्स हैं वो मेरे स्टाफ बना रहे हैं, मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर, मैंने स्टाफ रखे हैं इसके लिए, नोट्स के लिए, है ना। मैं उनको बाद में चेक करता हूँ, ये बात सही है, लेकिन चेक करते टाइम कभी कभी कुछ माइनर मिस्टेक जो रहती हैं वो मिस हो जाती हैं। जैसे ये बहुत माइनर मिस्टेक थी, आरपीएम का स्क्वायर लगा होना चाहिए, तो वो एक माइनर मिस्टेक थी, लेकिन वो बाद में मुझे समझ में आया तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। आप लोग भी जब मैं आपको नोट्स भेजता हूं तो आप लोग पढ़ा करो, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक आपको दिख रही है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें चेंजेस होना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, पर्सनल मैसेज कर दिया करो, या ग्रुप भी कर सकते हो। जैसे अभी विटामिन वाले टॉपिक पे आशीष का मैसेज आ गया था कि सर जो अपन जब डिसीज पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे विटामिन B3 2 बार टाइपिंग हो गई थी गलती से, वो विटामिन 2 था एक जगह पे, फिर मैंने उसको करेक्शन कर दिया था। हालांकि 99% आपको बहुत एक्यूरेट नोट्स मिल रहे हैं, 1% चांसेस होते हैं, उसके लिए मैंने नोट्स जो अलग से ग्रुप बनाए हैं उसमें फाइनल नोट्स हैं, और जो हमारे क्लास का ग्रुप पे जो नोट्स आ रहे हैं पहले, वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप एक बार पढ़ो उनको, पढ़ के कुछ आपको लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें कोई मिस्टेक है, तो मैं फिर उसको चेंजेस करके फाइनल नोट्स आपको भेजूंगा, तो मैं अलग ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, फिर बाकी और चीजें डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ड्राई स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, ड्राई वाला, दूसरा वेट वाला। ड्राई स्टरलाइजेशन किससे होगा, इंक्यूबेटर से, हॉट एयर ओवन से, इंसिनरेटर से, या फिर थर्मोस्टेटिक वाटर बॉथ से। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आंसर देना है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिस्कशन भी करना है मुझे, पहले मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूं फिर अपन डिस्कशन करेंगे।
मोना साहू का दूसरा है, कृष्णा भास्कर का दूसरा, राहुल यादव का दूसरा, निशा का दूसरा, मुकाम रावत का दूसरा, नवदीप का, राजेश का, अनिल गौर का, अरविंद श्रीवास, योगेश अर्गल, मुकेश रावत, संजय, दिनेश, सरदार राठी, युवराज गुर्जर, अनिल गौर, सुखराम, ज्योति प्रसाद, राजुल कौशिक, देवेंद्र, रश्मि पांडे, दीक्षा द्विवेदी, अशोक यादव, योगिता अमृते, वीर परमार, कविता गौर, मयंक कुमार, हर्षित साहू, अजय मेवाड़ा, अनुराधा कुदारे, प्रियंका पवार, प्रिया, सृष्टि पटेल, रमेश पटेल, भवर, आशीष कुमार, मोना पाठक और शुभम कुमरावत। सभी के आंसर दूसरा है, इसमें सभी ने कहा सर दूसरा आंसर होगा। सौरभ, गौरव तिवारी, इनके आंसर भी दूसरा ही आ गए हैं। चलो, तो मोस्टली सभी लोगों ने जैसे ही आंसर दिए, सबने कहा सर दूसरा आंसर, और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया। हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। ड्राई के लिए हॉट एयर ओवन, जिसमें हम हमारे कांच के जो फ्लास्क हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह हैं, इनको स्टरलाइजेशन जब हम करते हैं, जैसे कल्चर प्लेट है, तो वो हम हॉट एयर ओवन में करते हैं। एक होता है वेट वाला, वो होता है वो हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम पानी डाल के फिर उसके भाप बना के 121 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करके स्टरलाइजेशन करते हैं। वो हमारे कल्चर मीडिया के लिए होता है, वो अपन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, फिलहाल अपन ने डिस्कस किया भी नहीं है। फिलहाल आप इतना समझो कि ड्राई स्टरलाइजेशन जो होगा वो हमारा हॉट एयर ओवन से। इंक्यूबेटर जो रहता है वो सिर्फ इंक्यूबेशन देता है, वाटर बाथ भी सिर्फ इंक्यूबेशन के लिए है। इंसिनरेटर फिर एक अलग चीज है, वो हमारा स्टरलाइजेशन नहीं करता, वो तो फिर खत्म ही कर देगा चीजों को, है ना। इंसिनरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। चलो मैं, हाँ, छोटा सा मुझे और डिस्कशन करना था इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की आप हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे तो देखेंगे इंग्लिश में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ड्राई स्टरलाइजेशन। ड्राई स्टरलाइजेशन की जब गूगल ने ट्रांसलेट किया तो उसका लिखा शुष्क नसबंदी। तो एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ये बात सही है ना। और अपन मोस्टली ज्यादातर लोग जो है वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। फिर भी थोड़ा सा आप कोशिश किया करो, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस किया करो कि आप इंग्लिश पे ज्यादा प्रायोरिटी दिया करो, इंग्लिश को पहले पढ़ा करो। फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तब आप हिंदी में जाया करो। यही चीज आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। एग्जाम में भी आप पहले से ही हिंदी वाला ऑप्शन ना चूज करें, मतलब पहले से ही आप ना कर दें कि भाई हिंदी में ही पेपर दूंगी मैं, या हिंदी में पेपर दूंगा मैं। क्योंकि क्यों भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो गूगल ट्रांसलेट से ही बनते हैं। मतलब जो क्वेश्चन होता है वहां पर क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन को गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके आपको आंसर देता है, क्वेश्चन देता है ना। गूगल ट्रांसलेट कभी आप करके देखोगे तो कई जगह पर कुछ जो लाइन रहती है वो उनके मतलब कुछ और ही निकलते हैं, कितना ही कोशिश कर लो आप, उनके कुछ और ही मतलब निकल जाते हैं। तो वो कभी कभी जब क्वेश्चन आते हैं अपने सामने तो अपन को कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में नसबंदी आ गया, और नसबंदी मतलब स्टरलाइजेशन को अपन नसबंदी कहते होंगे, ये बड़ा हंसने वाली बात है ना। तो आप पहले इंग्लिश दिया करो, फिर इंग्लिश में कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप हिंदी में कर दो ना। नोट्स को मैंने बहुत ज्यादा आपके हिसाब से ही बनाया है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उसके भी एमसीक्यू और प्रीवियस को पेपर वाले एमसीक्यू हैं, दोनों में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल के अब आपको एडिट करके आपको मैं भेज रहा हूँ। उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है हालांकि, लेकिन मेरी गाइडेंस है आप लोगों को, आप इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दें। हिंदी आप तब करें जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ, जैसे इसी लाइन में आप पहले इंग्लिश की लाइन पढ़ें, फिर आपको समझ में नहीं आएगी इंग्लिश का मतलब क्या है, तब आप उसकी हिंदी पढ़ के फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आशीष का एक मैसेज है, अगर ये केवल हिंदी में आ जाए क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर एग्जाम आप सिर्फ हिंदी हिंदी में देने जाओगे तो कई क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको पता होने के बावजूद भी इतना कंफ्यूज हो गए आप कि उनके आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। जैसे ये ड्राई स्टरलाइजेशन जो है, अगर ये नसबंदी का क्वेश्चन आपके सामने होता तो आपको लगता कि नसबंदी किससे क्वेश्चन होगा, हो सकता है बनाने वाले ने हमसे नसबंदी का पूछ लिया। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। टेम्परेचर रेंज इज यूज्ड इन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो रहता है उसमें टेम्परेचर की रेंज क्या होती है ये हमको बताना है। ऑप्शन देखें आप, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 से 100 डिग्री सेल्सियस, 40 से 250 और 20 से 120।
4 ऑप्शन आपके सामने, 4 में से आपको आंसर देना है। मोना साहू का तीसरा है, मुकाम का तीसरा, राहुल यादव का तीसरा है, योगेश सरगल का पहला, युवराज गुर्जर का तीसरा, अरविंद श्रीवास का तीसरा, सुखराम का, निशा का, दीक्षा का, राजेश का, राजुल कौशिक, दिनेश अखाड़िया, ज्योति प्रसाद, नवीन कुमार, हर्षित साहू, सरदार राठी, अनिल गौर, कविता गौर, सोनू मालवीय, मयंक कुमार, रमेश पटेल, योगेश सरगल, कृष्णा भास्कर, शुभम कुमरावत, रेखा विश्वकर्मा, आशीष कुमार, वीर परमार, अशोक यादव, निमिषा राय, अर्पिता, संयोगिता, भवर, मुन्ना वस्या, योगिता अमृते, प्रिया, संजय, सृष्टि पटेल, प्रियंका पवार, नवदीप सिंह, दिलीप भास्कर, अशोक पटेल, अनुराधा कुदारे, रेडमी 7 कौन है भाई, अपना नाम आप एडिट कर लेना, मुझे लिख के भेज दो आप, मैं यहाँ से एडिट कर लूंगा। रेडमी नोट 7 कौन है, अपना नाम लिख के भेजिए, उनका तीसरा नंबर है, रश्मि पांडे का तीसरा, है ना। तो भाई सभी लोगों के बिल्कुल एक जैसे ही आंसर है इसमें, सब लोगों ने कहा सर तीसरा आंसर होगा। मिनिमम रेंज फिर से चेंज हो गई है, ऐसा आशीष ने लिखा है। देखो तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। नोट्स आपने कल पढ़े तो नोट्स में आपने लिखा था कि 50 से 250 लिखा है। फिर एक चीज मैं रिपीट करूंगा, अलग अलग बुक में रेफरेंस रेंज अलग अलग हैं, गूगल पे भी कभी कभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको रेफरेंस रेंज से क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो वो चलेगा, और एग्जाम में होता भी है ऐसा। अगर आप चारों वैल्यू में कंपैरिजन करें तो हॉट एयर ओवन की भले ही अपन ने 50 से 250 पढ़ी, लेकिन अगर एग्जाम में 40 से 250 आया तो भी यही सही है, क्योंकि हो सकता है किसी जिस बुक से क्वेश्चन आया हो ना, मैंने जानबूझ के 40 डाला यहाँ पे, 50 से 250 डाल सकता था ना। एमसीक्यू की जो क्लास रहती है वो अपन इन सब चीजों को ही डिस्कशन करने के लिए एमसीक्यू की क्लास रहती है। एग्जाम में जब भी रेफरेंस से क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, तो अपन याद भले ही 50 से 250 करो, जो अपनी रेफरेंस रेंज है वैसे ही याद करो, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो आप देखो कि उसमें सबसे पास वाली रेंज कौन सी है, जो सबसे पास वाली है वही हमारी आंसर होगी। चलो तो नोट्स में 50 से 250 है नवदीप, मुझे मालूम है, मैंने जानबूझ के 40 से 250 डाला था ताकि मैं आपको डिस्कशन कर सकूं। वही एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारी बुक में रेफरेंस है, गौटकर में आप रेफरेंस रेंज अलग पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत डिफरेंट मिलेगा, ओची में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और मिलेगा, बाकी दूसरी और जो बुकें हैं, है ना, मैं 2 बुक को ही रेफरेंस देता हूँ, बाकी तीसरे का मैं देता ही नहीं हूँ। घनश्याम ने लिखा कि बायोकेमिस्ट्री में भी यही है, सभी की रेफरेंस रेंज सभी बुक में अलग अलग है। हाँ बुक में अलग अलग है, और लैबों में भी आप एक जगह काम करेंगे तो उसकी रेंज अलग, दूसरी लैब में काम करेंगे तो उसकी जगह रेंज थोड़ी बहुत अलग, थोड़ा बहुत है ना, देखो 19-20 चलता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। if a solution absorb light between 400 to 480 nanometer मतलब ब्लू, it will appear to eye, कोई अगर सॉल्यूशन 400 से लेकर 480 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमें कैसे दिखेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। स्टेट लेवल में इस तरह के क्वेश्चन चांसेस नहीं है, सेंट्रल लेवल में आ सकते हैं। एक चीज और मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के होते हैं, कई बार तो वो इतने हार्ड लेवल के होते हैं कि वो टेक्नीशियन की रेंज के बाहर के होते हैं, मतलब डॉक्टर के लेवल के होते हैं, और वो एग्जामिनर जानबूझ के डालता है ताकि वो ये समझ सके कि कोई अगर पढ़ने वाला है, कोई बहुत पढ़ने वाला है, या फिर कभी धांधली चल रही हो तो धांधली भी पकड़ में आ जाए इसमें ना, बहुत ज्यादा हार्ड में धांधली कैसे पकड़ में आ जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन का भी उसने आंसर दे दिया है, इसका मतलब हो सकता है वो धांधली करके आया कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ उसके पास आंसर सीट मिल गई थी। ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोगों के आंसर में देख लेता हूँ। गलती से हो गया था सी, ओके चलो आंसर देखते हैं आप लोगों का।
मोना साहू का चौथा है, मुकाम का तीसरा है, दिनेश का चौथा, राहुल का तीसरा, राहुल का तीसरा, राजेश कुर्मी का तीसरा है, नवदीप का तीसरा, निशा का लेकिन चौथा है, मयंक का तीसरा, योगेश सरगल का तीसरा है, कविता का चौथा, हर्षित का दूसरा, सौरभ का तीसरा, गौरव तिवारी का चौथा, नवदीप का चौथा लिखा है, सरदार राठी का तीसरा है, अरविंद का तीसरा, आशीष का तीसरा, संजय का चौथा है, अशोक यादव तीसरा, कृष्णा भास्कर तीसरा, सुखराम का चौथा है, नवदीप ने तीसरा लिखा है, अवधेश का चौथा है, युवराज गुर्जर तीसरा, अर्पिता वर्मा तीसरा, रश्मि पांडे, दिनेश अखाड़िया, सोनू मालवीय, संयोगिता, अनुराधा कुदारे, इनका तीसरा आंसर है, रमेश पटेल का दूसरा। तो ज्यादातर लोगों के तीसरा आंसर इसमें आया है, कुछ लोगों ने दूसरा आंसर भी दिया इसमें, प्रियंका पवार का बाद में तीसरा आया, रमेश पटेल का दूसरा। चलो आंसर देखते हैं अपन। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत सारे लोगों ने सही दे दिया ना, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने सारे लोग सही दे पाएंगे। मतलब आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, नोट्स आप बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो टेबल है, देखो राहुल ने एक मैसेज किया है, टेबल है वो समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझाऊंगा मैं उस टेबल को। राहुल यादव, क्वेश्चन क्या था भाई हमारा? क्वेश्चन था कि अगर कोई सॉल्यूशन 480 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, वेवलेंथ अपन ने कल पढ़ी है, ये वेवलेंथ बड़ा डीप टॉपिक है, ये वेवलेंथ वाला समझने वाला टॉपिक है, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें। वेवलेंथ अपन ने पढ़ी थी, आप देखो यहाँ पर एक मैंने एक इमेज ये रखी थी आपके सामने कल, इमेज में देखो आप 400 नैनोमीटर हमारी वॉयलेट की होती है, हमारा लाइट ब्लू जो होगा वो 425 नैनोमीटर, 470 जो होता है वो ब्लू कलर, ग्रीन जो होता है वो 550 नैनोमीटर। अब होता क्या है, ये थोड़ी साइंस वाली चीज है ना, कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के अलावा कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो हमें कौन से कलर में दिखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस रेंज तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितने तक की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद की वेवलेंथ जो रहती है वो हमें कलर में दिखता है। जैसे जैसे यहाँ ब्लू की जो वेवलेंथ है वो 470 नैनोमीटर है, अगर कोई सॉल्यूशन या कोई सब्सटेंस 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको पूरा किया तो ग्रीन वाली वेवलेंथ को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब तो करेगा ही करेगा, है ना। हमें वो कैसा दिखेगा, येलो कलर में, है ना। आप याद कैसे करें, आप तो ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में एक वेवलेंथ को आप छोड़ दो, तो जितनी वेवलेंथ तक वो एब्जॉर्ब करता है उसके बाद की अल्टरनेट जो वेवलेंथ होगी वो कलर हमको दिखेगा, और वही उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है। जैसे मान लो ये कोई सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हमको, सॉरी ग्रीन कलर तक की जो वेवलेंथ है उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, अगर उसने ग्रीन कलर तक की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब वो जो है वो हमको ऑरेंज दिखेगा। अगर उसने येलो कलर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब वो हमें जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का दिखेगा, है ना। या कोई ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब उसने ब्लू कलर तक की वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है। जो जिस वेवलेंथ तक एब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्यूशन, उसके बाद की अल्टरनेट जो वेवलेंथ होती है वो कलर हमको दिखता है। थोड़ा सा समझने वाली चीज है ये। बाकी मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा इसमें दिमाग पच्ची मत करना, अगर आपको ये बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो तो आप मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट कौन से हैं हमारे, कलरोमीटर जो होता है वो कौन से लॉ पर फॉलो करता है ना। कंप्लीमेंट्री कलर का आप थोड़ा सा पढ़ लेना। कंप्लीमेंट्री में देखो, कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, इसी से आप थोड़ा और भी समझें। इसमें दो दो वेवलेंथ आप छोड़ते जाओ, तो दो वेवलेंथ आप छोड़ोगे तो तीसरा जो होगा वो कंप्लीमेंट्री कलर होगा। दो वेवलेंथ क्यों छुड़वाया भाई मैंने, दो वेवलेंथ इसलिए छुड़वाया मैंने क्योंकि जब ये लाइट ऑब्जॉर्व करेगा तो जिसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है ना, एकदम से जितनी भी ये वेवलेंथ है उसमें से कुछ को पूरी को करेगा। जैसे मान लो अपन को रेड कलर का कोई सॉल्यूशन है, तो रेड कलर का जो सॉल्यूशन जो होगा ग्रीन कलर को तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, येलो कलर को थोड़ा कम करेगा और अपनी पिंक कलर को थोड़ा और भी कम करेगा। तो कंप्लीमेंट्री कलर हम उसको ही मानते हैं या उसको ही बनाते हैं जिसको वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है। ये कलोरीमीटर में करते हैं अपन। कलोरीमीटर में सॉल्यूशन अगर रेड कलर का है तो हम उसके लिए हमेशा ग्रीन कलर का ही फिल्टर यूज करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि ग्रीन कलर का जो फिल्टर है उसकी वेवलेंथ उससे 2 वेवलेंथ छोड़कर है। 2 वेवलेंथ छोड़ने का मतलब क्या हुआ, अगर ये रेड कलर का है इसका मतलब ये ग्रीन कलर तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा ये रेड कलर का। अब ये इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा। इंटेंसिटी अगर कम है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि गाढ़ा रंग है ना, अच्छे से समझने मतलब शुद्ध भाषा में समझने के लिए, जिसका जितना ज्यादा गाढ़ा रंग उतना ज्यादा वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर सॉल्यूशन का रंग लाल तो है लेकिन कम लाल है तो वो ग्रीन कलर को भी कम एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्यूशन का कलर अगर लाल है और बहुत ज्यादा लाल है तो वो पूरे ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा जो कोलोरीमीटर होता है वो इसी पे ही बेस्ड होता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन कितना ज्यादा गाढ़ा है ये पता करते हैं हम उसकी, उसने जितनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया मतलब वो उतना ज्यादा गाढ़ा है, इसका मतलब उतनी ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी, और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी मतलब उसके अंदर जिस चीज के लिए अपन टेस्ट लगा रहे हैं उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा है। जैसे शुगर, शुगर रेड कलर में आता है, और शुगर अगर शुगर का जब अपन ने टेस्ट लगाया तो 10 मिनट बाद अगर वो बहुत ज्यादा डार्क रेड हो गया, इसका मतलब उस जिस सैंपल से अपन ने शुगर लगाया उसमें शुगर का परसेंटेज ज्यादा है, शुगर की जो रेंज है वो ज्यादा है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डार्क रेड हो गया, और बहुत ज्यादा डार्क रेड होने की वजह से ज्यादातर उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, और ज्यादा ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर होगा वो उसको नोट करके उसकी रीडिंग में उसको कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा समझने वाला है, लेकिन अगर आपको बहुत टफ लग रहा हो तो आप इसको छोड़ के 2-3 मेन पॉइंट आप जरूर कवर कर ही लेना है ना। सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप लोगों ने SGPGI का फॉर्म भरा है तो इस टॉपिक से जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लेना। राहुल ने एक और लिखा है सर इसके हिसाब से येलो कैसे होगा 400 से 480। एक मिनट, एक राहुल यादव का एक डाउट है कि 400 से 480 नैनोमीटर। राहुल क्वेश्चन ये था कि 400 से 480 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, मतलब उसने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ब्लू कलर की जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ 400 से 480 नैनोमीटर की बीच की होगी। आप देखो यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही है इसमें 470 नैनोमीटर जो है वो ब्लू कलर का लिखा है, ऊपर 425 लिखा है वो इंडिगो, इंडिगो मतलब लाइट ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 420 से लेकर 480 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद फिर ग्रीन कलर आता है, और अपन ने ग्रीन कलर को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि इसको वो ना तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा ना पूरी तरह से वो ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्स करेगा, है ना। रिफ्लेक्स किसको करेगा? वो एक वेवलेंथ को छोड़ने के बाद इसको, है ना, जिसको वो रिफ्लेक्स करते हैं, जिसको रिफ्लेक्स करता है वो हमको दिखता है ना। तो येलो कलर का सॉल्यूशन मतलब येलो कलर को वो रिफ्लेक्स कर रहा है, येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब उसने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लू कलर से जितनी भी वेवलेंथ थी वो सारी की सारी उसने एब्जॉर्ब कर ली। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। वेवलेंथ ऑफ ग्रीन फिल्टर, ग्रीन फिल्टर की वेवलेंथ क्या होती है ये हमें बताना है। 400 से 420 नैनोमीटर, 520 से 570 नैनोमीटर, 520 से 470 नैनोमीटर और 630 से 680 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर। बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। कविता गौर का तीसरा, हर्षित का तीसरा, नहीं सॉरी हर्षित का दूसरा, मोना साहू का तीसरा है, सोनू मालवीय का दूसरा है, नवदीप का दूसरा, दीक्षा द्विवेदी का दूसरा है, रश्मि पांडे का तीसरा है, मयंक कुमार का तीसरा, कृष्णा भाट का तीसरा है। पर्पल कलर बीच में है इसलिए येलो आया। जीतन ने बिल्कुल सही कहा भाई, है ना। अल्टरनेट अपन करते हैं, पर्पल कलर क्यों छोड़ दिया अपन ने? क्योंकि पर्पल कलर को पूरी तरह से रिफ्लेक्स नहीं कर पाता है, जो भी सॉल्यूशन होगा तो उसको रिफ्लेक्स नहीं कर पाएगा वो, है ना। बहुत बढ़िया। देखो कुछ कुछ स्टूडेंट जो है उनको बहुत अच्छे दिमाग में बैठ गई ये चीज। मुकाम रावत का दूसरा है, अनिल गौर का दूसरा है, संयुक्ता का चौथा, कविता का दूसरा, आशीष का दूसरा, राजेश कुर्मी का दूसरा है, सरदार राठी दूसरा, सुखराम का दूसरा, राजेश मालवीय, अशोक यादव, गौरव तिवारी, प्रिया, रमेश पटेल का दूसरा, ज्योति प्रसाद, राजुल कौशिक का लेकिन चौथा है, इससे पहले दूसरा आंसर आ रहे थे, अजय मेवाड़ा का दूसरा, सौरभ का दूसरा, बबर का दूसरा, मुन्ना का दूसरा, अरविंद श्रीवास का दूसरा, प्रियंका पवार का दूसरा, युवराज गुर्जर का लेकिन तीसरा है, दिनेश अखाड़िया का पहला,
निशा का दूसरा है, सृष्टि पटेल का दूसरा, संजय का चौथा। भाई इसमें भी ज्यादातर लोगों ने दूसरा आंसर दिया था, थोड़े बहुत डिफरेंट आंसर थे। दूसरा आंसर ही इसमें बिल्कुल सही है। 520 से 570 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो हमारे ग्रीन फिल्टर के अंदर आएगी ना, वो ग्रीन फिल्टर की होती है। देखो आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को आप देखना, थोड़ा सा ये छोटी हो गई यहाँ पर, नोट्स में आप देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेना। यहाँ पर लिखा है 550 नैनोमीटर, ये मैंने जहां पर उंगली रखी है 550 नैनोमीटर, हालांकि ये बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको। 550 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो ग्रीन कलर की लाइट की है ना, और जो वेवलेंथ की लाइट होती है वही हमारा फिल्टर कहलाता है। अब 550 अगर मीन है ना, यहाँ पर मीन लिखा है हर जगह पे, इस मीन को अगर अपन रेंज में कन्वर्ट करेंगे 550 को, तो थोड़ा कम कर दो, थोड़ा ज्यादा कर दो, थोड़ा कम किया तो 520 530, थोड़ा ज्यादा किया तो 570 580, है ना। तो ग्रीन कलर की जो लाइट होगी वो 520 से 570 नैनोमीटर की होती है, और हमारा ग्रीन फिल्टर जो होगा वो हमारा 520 से 570 का ही होगा। हाँ, 540 नैनोमीटर भी ग्रीन फिल्टर ही है जितेंद्र। जब आप कैलोरीमीटर पढ़ेंगे ना, तो कैलोरीमीटर में कई जगह पर 540 नैनोमीटर को ग्रीन फिल्टर बोला है, लेकिन ग्रीन 540 एकदम फिक्स्ड वो नहीं है, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी, थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज्यादा चलती है। अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोनों जो इक्विपमेंट है, कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कई मामलों में ये सिमिलर होते हैं। कुछ एक दो चीजें हैं जो इनकी डिफरेंट होती हैं। क्या डिफरेंट होती है? लाइट का सोर्स, वेवलेंथ सिलेक्टर, डिटेक्टर या फिर प्रिज्म। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलो तो मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूं। मुकाम रावत का चौथा है, मोना साहू ने फिर पता नहीं, मयंक का चौथा है, निशा का चौथा, दीक्षा का चौथा, हर्षित का चौथा, मुकेश का चौथा, सुखराम का चौथा है, राजेश कुर्मी चौथा, सृष्टि पटेल, कविता, अशोक यादव, संयोगिता, दिनेश अखाड़िया, सरदार राठी, आशीष कुमार, राजेश राजुल कौशिक, रजनी मालवीय, इसके बाद संजय का चौथा है, योगिता का, रमेश पटेल, सौरभ, सचिन नागवंशी, नवदीप सिंह, महेंद्र जदमे, मोना पाठक, कृष्णा भास्कर, सोनू मालवीय, प्रिया, युवराज गुर्जर, शुभम कुमरावत, राहुल यादव, निमिषा राय और अवधेश प्रजापति। जो मैंने नाम पढ़े सब लोगों ने चौथा कहा, भवन ने भी चौथा ही कहा। सबके एक जैसे आंसर और बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों इक्विपमेंट लगभग लगभग सेम होते हैं, दोनों ही बियर्स एंड लंबर्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। उनमें अंतर क्या होता है? दो अंतर होते हैं उनमें। पहला अंतर उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। कैलोरीमीटर जो होता है उसमें सिर्फ फिल्टर लगा होता है, फिल्टर से मतलब लाइट का जो सोर्स होगा वो दोनों में सेम है। फिल्टर कैलोरीमीटर में होता है, तो वो जो फिल्टर होता है उसके थ्रू जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए है वो वहां पर मिल जाती है। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसमें फिल्टर ना होकर उसकी जगह पर एक प्रिज्म, या तो प्रिज्म या फिर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में उसके अंदर से ही लाइट गुजरती है और फिर बाद में वो अपने अलग अलग रंग में टूट जाती है। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो होता है वो एक कांच की तरह होता है। उसमें कांच में क्या होगा, रोशनी टकराएगी, लाइट टकराएगी और टकराने के बाद फिर वो रिफ्लेक्स हो जाएगी। थोड़ा सा अंतर है। आपको बस इतना याद रखना है कि कैलोरीमीटर में फिल्टर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, हमारा प्रिज्म, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक अंतर और भी होता है, कैलोरीमीटर जो होता है वो सिर्फ हमारी जो लाइट हम देखते हैं, विजिबल लाइट ही कैलोरीमीटर से निकलती है।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसमें विजिबल लाइट तो निकलती ही है, विजिबल लाइट के अलावा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दो तरह की रेज और उसमें शामिल होती हैं। इंफ्रारेड क्या होती है भाई? रेड कलर की लाइट के बाद की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी इंफ्रारेड होती है। वॉयलेट कलर से पहले की जो लाइट होती है वो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। ये दोनों तरह की जो लाइट हैं ये हमको अपनी आंखों से नहीं दिखती है ना। मोस्टली जो एक्सरे वगैरह रेडिएशन वगैरह होती है उसमें ये अल्ट्रावायलेट यूज किया जाता है लाइट को, है ना। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों तरह की लाइट होती है, उसके हिसाब से ही उनका लाइट सोर्स होता है। लेकिन कोलोरोमीटर में सिर्फ अपनी विजिबल लाइट ही यूज की जाती है। हाँ बढ़िया, मोना पाठक ने सही लिखा भाई, प्रिज्म होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ इक्वास। इक्वास का पूरा नाम क्या है? पढ़े आप ऑप्शन। पहला लिखा है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, दूसरा लिखा है एक्सटर्नल क्वालिटी एक्यूरेसी सिस्टम, एक्सटर्नल क्वालिटी एक्रीडिटेड सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर। चार ऑप्शन हैं, चार में से आपको आंसर देना है। मुकाम रावत का पहला, संजय का पहला, राजुल कौशिक का पहला, राहुल यादव, आशीष कुमार, मोना साहू, राजेश कुर्मी, मोना पाठक, नवदीप सिंह, हर्षित साहू, निसाब, सरदार राठी, ज्योति प्रसाद, अशोक यादव, अजय मेवाड़ा, सुखराम, अर्पिता वर्मा, दिनेश अखाड़िया, शुभम कुमरावत, नवदीप सिंह, रमेश पटेल, सचिन नागवंशी, गौरव तिवारी, हिम्मत सिंह केवट, कृष्णा भास्कर, मयंक कुमार, प्रिया, कविता गौर, अनुराधा, युवराज गुर्जर, सोनू मालवीय, सृष्टि पटेल, अरविंद श्रीवास, सहयोगिता, सौरभ, महेंद्र, और इन सभी का आंसर पहला। अवधेश का लेकिन दूसरा है, प्रियंका पवार का पहला। मोस्टली सभी लोगों ने पहला ही आंसर दिया है, एक दो आंसर ही डिफरेंट आंसर आए, और बिल्कुल सही कहा भाई आप लोगों ने, पहला आंसर बिल्कुल सही है। इक्वास का फुल फॉर्म जो है वो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है ना। इक्वास के अलावा कुछ और भी वर्ड हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, ये अपन कल की थ्योरी में मैं इनको रख लूंगा। एनएबीएल जैसे एक शब्द है एनएबीएल, एनएबीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रीडेशन फॉर टेस्टिंग एंड रेफरेंस एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। इस तरह से इक्वास इसलिए ही लोकल सैंपल से ना लगाकर बायोरेट से लगाते हैं क्योंकि इनकी एचडीसीवी फिक्स होती है। बिल्कुल आशीष ने लिखा भाई, लोकल सैंपल से ना लगाकर बायोरेट के सैंपल से लगाते हैं हम इक्वास। इक्वास की तरह कुछ और वर्ड भी हैं जो फुल फॉर्म में कभी कभी आ जाते हैं, जैसे एनएबीएल मैंने एक बोला, और भी कुछ वर्ड हैं वो अपन कल की थ्योरी क्लास में अपन ओवरव्यू करेंगे तो मैं उसमें डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैंने इसको फिलहाल छोड़ के रखा है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गए अपन। एरर इन एक्यूरेसी इज आल्सो कॉल्ड। हाँ एक्यूरेसी और एक्यूरेट हटके, एक्यूरेसी में एरर होगा तो वो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ स्कैटर, एरर ऑफ बायस, रैंडम एरर या फिर क्वालिटी एरर। चार ऑप्शन, चार में से आपको आंसर देना है। चलो मुकाम रावत का दूसरा, राजुल का दूसरा, राजेश कुर्मी का दूसरा, युवराज गुर्जर दूसरा, आशीष कुमार, मोना साहू, अशोक यादव, सरदार राठी, दिनेश अखाड़िया, निशा भवर, सचिन नागवंशी, सृष्टि पटेल, अरविंद श्रीवास, गौरव तिवारी, मयंक कुमार, अवधेश प्रजापति, राहुल यादव, रमेश पटेल, हर्षित साहू, अजय मेवाड़ा का तीसरा है, लेकिन उससे पहले सभी लोगों का दूसरा आंसर था। जीतन किरार का दूसरा है, अनुराधा का दूसरा, प्रियंका का, सुखराम का, सोनू मालवीय का इनका दूसरा आंसर। ज्यादातर लोगों ने दूसरा आंसर दिया है, एक दो आंसर जो है वो 3 नंबर हैं। थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हो रहा है, देखो कम आंसर भी आए हैं, मतलब लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो 2 नंबर इसमें बिल्कुल सही है भाई, इसे हम एरर ऑफ बायस कहते हैं, है ना। एरर ऑफ स्कैटर और एरर ऑफ बायस, इसको एक्यूरेसी
में अगर एरर होगा तो इसको हम एरर ऑफ बायस बोलेंगे। अगर प्रिसीजन में एरर होगा तो उसमें हम एरर ऑफ स्कैटर कहेंगे ना। ये सिर्फ आप वर्ड याद रख लेना। कल अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उस टाइम पे अपन ने इसको पढ़ा था। हमारी कहाँ गलती हो रही है ना, तो गलतियों को अपन ने एरर ऑफ बायस, एरर ऑफ स्कैटर बोला था। एक्यूरेसी में गलती हो रही है या प्रिसीजन में गलती हो रही है, उनके ही ये नाम है ना, रैंडम एरर, बागी, और अपन ने पढ़े हैं, वो आप जरूर पढ़ लेना। इसको अपन सिस्टेमिक एरर भी बोलते हैं। मुकाम रावत ने बिल्कुल सही लिखा भाई, इसको हम सिस्टेमिक एरर भी बोलते हैं। बाकी जो एरर ऑफ स्कैटर और रैंडम एरर ये जो होते हैं वो हम प्रिसीजन में अगर एरर होती है उनको हम बोलते हैं ना। बाकी क्वालिटी एरर नाम की कोई चीज होती नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पर डाला गया था। अगले क्वेश्चन पर, विच इक्विपमेंट फॉलो बियर एंड लंबर्ट लॉ? कौन सा इक्विपमेंट बियर और लंबर्ट लॉ को फॉलो करता है? कोलोरीमीटर, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज, ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से गलत नहीं आएगा आप लोगों का आंसर, बिल्कुल सिंपल। मुकाम रावत का पहला है, मोना साहू का पहला, राहुल यादव का पहला, अर्षित का, निशा का, सहयोगिता का, नवीन का, आशीष कुमार, दीक्षा, प्रिया, अशोक यादव, सुखराम, युवराज गुर्जर, ज्योति प्रसाद, संजय, नवदीप सिंह, अरविंद श्रीवास, कविता का, मोना पाठक का, रजनी मालवीय का, वीर परमार, शुभम कुमरावत, रमेश पटेल, दिनेश अखाड़िया, राजुल कौशिक, मयंक कुमार, रश्मि पांडे, सरदार राठी, सोनू मालवीय, योगिता अमृते, अर्पिता वर्मा, गौरव तिवारी, जितेंद्र किरार, अजय मेवाड़ा, महेंद्र जदमे, सृष्टि पटेल, प्रियंका पवार, राजेश कुर्मी, अवधेश प्रजापति, कृष्णा भास्कर, भवर, इन सभी का आंसर पहला। सब लोगों ने बिल्कुल एक जैसा ही आंसर दिया है। सब लोगों ने कहा सर पहला आंसर इसमें होगा। पूनम का भी पहला है, बिल्कुल सही भाई। कैलोरीमीटर जो होता है उसमें बियर्स एंड लंबर्स का जो होता है वो फॉलो होता है। सभी लोगों ने बिल्कुल सही लिया। नारक टवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हॉट प्लेट एंड मैग्नेटिक स्टिरर का यूज हम किसके लिए करते हैं? नोट्स में नहीं है ये। मेकिंग द सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ ब्लड, स्टोरेज ऑफ केमिकल, और ऑल ऑफ द अबव। ये चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से आपको आंसर देना है। पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने जानबूझ के डाला है। क्यों डाला है मैं डिस्कस करूंगा बाद में। चलो देखता हूं, पहले मैं आप लोगों के आंसर देखता हूं कि आप लोग क्या दे रहे हैं। चलो आंसर में मुकाम रावत का चौथा है, नवदीप का तीसरा, निशा का चौथा, मोना साहू का चौथा, कविता का पहला, संजय का पहला, सरदार राठी चौथा है, प्रिया का चौथा, युवराज का चौथा, सुखराम का चौथा, रजनी मालवीय का चौथा है, नवदीप का चौथा, दिनेश का चौथा, वीर का पहला, ज्योति प्रसाद का चौथा है, सृष्टि का चौथा, हर्षित साहू का चौथा, अवधेश का चौथा, राजुल कौशिक, प्रियंका पवार, अर्पिता वर्मा, अरविंद श्रीवास, राजेश कुर्मी, अशोक यादव का चौथा, आशीष कुमार का पहला, मोना पाठक का पहला है, संयुक्ता का पहला, पूनम का चौथा है, अजय मेवाड़ा का पहला, रश्मि पांडे का चौथा है, मयंक का पहला, जितेंद्र किरार का चौथा, अनुराधा कुदारे का दूसरा है, मोना साहू का पहला है, महेंद्र जदमे का पहला है, राहुल यादव का पहला, योगिता का पहला, जितेंद्र राठौर का पहला, है ना। दो ग्रुप आप लोगों ने बना लिए, आधे लोग चौथे और आधे लोग पहला आंसर कह रहे हैं। एक बार अपन आंसर चेक करें। आंसर भाई पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन के मेकिंग के लिए होता है, सॉलिड मीडिया बनाने में, मिक्सअप के लिए। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया। देखो जिन लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया है उन लोगों ने तो ये इक्विपमेंट देखा है ना। इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है, ये मशीन होती है इस तरह की। होता क्या है इसमें, ये जो प्लेट होती है गर्म भी होती रहती है और इसके साथ साथ में इसके ऊपर जो अपन केमिकल रखेंगे तो वो मिक्स भी होता रहता है। दोनों चीजें उसमें साथ साथ में चलती रहती हैं, है ना। गर्म भी करता है ये, साथ साथ में मिक्स भी करता रहता है। मतलब जैसे सेंट्रीफ्यूज की तरह थोड़ा सा हिलता जुलता रहेगा, है ना। इसका यूज क्या है भाई, इसके ऊपर ये अपन कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कोई ऐसा सॉल्यूशन बना रहा है जिसको थोड़ा गर्माहट भी चाहिए और बार बार उसको हिलाना भी है। अब अपन उसको बार बार फ्लेम पे रख के और बार बार हिलाते जाएंगे तो कई बार कांच जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो अपने हाथ में गर्माहट लगने के चांसेस होते हैं, है ना। तो केमिकल को बनाने के लिए
ये वाला इक्विपमेंट यूज किया जाता है। क्वेश्चन मैंने क्यों रखा था उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूं। दो रीजन थे मेरे। पहले रीजन तो यह था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पढ़े हुए नहीं है, तब आप देखें क्या रिजेक्शन क्राइटेरिया लग सकता है। एक रिजेक्शन क्राइटेरिया मैं बार बार डिस्कस करता हूं, जो चीज हमारी पढ़ी हुई नहीं है उसका आंसर हम कैसे दें। उसका आंसर देने के लिए हमें ये देखना है कि हमने जो जो चीज पढ़ी है वो आंसर में है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में है सेपरेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो सेपरेशन होता है भाई हमारा सेंट्रीफ्यूज करता है। सेंट्रीफ्यूज कैसे करता है सेपरेशन? प्लाज्मा को अलग, सीरम को अलग कर देता है ना। सेल्स को अलग करेगा, सीरम को सेपरेट करेगा, है ना। सेपरेट करने का काम सेंट्रीफ्यूज का है। केमिकलों को स्टोरेज करने का काम जो होता है वो हमारा फ्रिज करेगा। कोई भी रिएजेंट रखना है, कोई भी केमिकल है ना, रिएजेंट वगैरह जो होते हैं वो हम हमारे फ्रिज में रखते हैं, तो स्टोरेज उसमें होगा। मतलब दो जो ऐसे हैं वो हमारे रिजेक्शन में जा रहा है, और दो जा रहा है तो आल वाला ऑप्शन तो अपने आप ही रिजेक्शन क्राइटेरिया में जाएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन हो और एक आध ऑप्शन अगर रिजेक्शन क्राइटेरिया में जा रहा है तो ऑल तो ऑप्शन उसमें होगा ही नहीं। दूसरा, अपन ने दो चीजें पढ़ी हैं, सिर्फ अपन ने ये नहीं देखा था कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए अपन कौन सा इक्विपमेंट करते हैं, तो आप आंसर दे सकते थे भाई ये जो है इक्विपमेंट ये सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा एक चीज और मुझे डिस्कस करना है, नोट्स आपके जो हैं उसमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो आपको बार बार पढ़नी है। ऐसी चीजें जिन्हें आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है वो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं की, वो मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूं, क्लास में आपको वो चीजें बता देता हूं। और काफी कुछ चीजें ऐसी रहती जो आपको पहले से मालूम रहती है। जो चीजें मालूम नहीं रहती उसके बारे में बोलता हूं भाई इस पे थोड़ा आप फोकस कर लेना। जैसे जैसे जब मैं ये टॉपिक मैंने कल थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था भाई इक्विपमेंट की बड़ी लंबी रेंज है, बहुत लंबी रेंज है। बायोकेमिस्ट्री में जो हमारी लैब होती है बायोकेमिस्ट्री लैब, उसमें हमने कुछ कुछ इक्विपमेंट जो मेन मेन है उनको ही थ्योरी में डाला है, नोट्स में इंक्लूड किया है। लेकिन इनके अलावा कुछ छोटे मोटे और बड़े बड़े जैसे पिपेट है, पिपेट भी एक इक्विपमेंट, हमारा जो माइक्रो पिपेट आता है वो भी एक इक्विपमेंट है ना। ये हमारा एक इक्विपमेंट हो गया है ना। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, हमारे कुछ बड़े ऑटोमेशन के भी हैं। मेरा आपसे गाइडेंस ये है कि आप इनके सिर्फ नाम और इनके यूज इतना आप जरूर पढ़ के रखें कि हमारे जैसे जो जो बुक में इंक्लूड है खासतौर पे, है ना, खासतौर पे जो बुक में इंक्लूड है वो इक्विपमेंट आप कम से कम उनके नाम और उनके यूज क्या है उतने आप देख लें। उसके बाकी डीप में कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे इस तरह का ये इक्विपमेंट है, इसके डीप में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इस तरह के इक्विपमेंट जैसे एनसीएल है, एनसीएल ने जब 2020 में क्वेश्चन रखा तो उन्होंने फोटो रख दी, इमेज रख दी और बोला कि ये इमेज देख के बताओ ये क्या है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर पर सेंट्रल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम होती है। तो जो अपने कुछ कुछ इक्विपमेंट है, कुछ कुछ मतलब जितना पॉसिबल हो आप सारे इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मतलब कौन सा इक्विपमेंट का यूज क्या होता है, बस इतना आप देख लें, इतना आपके लिए इनफ है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल एक टेबल बना के आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हॉट एयर ओवन गुड सोर्स ऑफ हीटिंग। हॉट एयर ओवन जो होता है उसमें गर्म करने के लिए कौन सी चीज होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, टंगस्टन लैंप, हीटिंग कॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। ये भी आपका पड़ा हुआ नहीं है, नोट्स में इंक्लूड नहीं है, जानबूझ के डाला है मैंने। क्यों डाला है मैं फिर डिस्कस करूंगा। नोट्स में मैंने वही चीजें डाली हैं जो आपको बार बार पढ़नी है, जो आपको याद रखना है। जो चीजें एक आध बार पढ़ने से आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाती हैं वो नोट्स में नहीं है, वो अपने डिस्कशन से आप थोड़ा बहुत पढ़ के, जैसे हॉट एयर ओवन है ना, मैंने कहा था भाई इसके अंदर की भी कुछ चीजें हैं वो अपन देखते हैं ना। मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ थोड़ा और। राहुल यादव का दूसरा, मोना साहू का दूसरा, हर्षित का लेकिन पहला है, अशोक यादव का दूसरा, अजय मोइवाड़ा का पहला है, निशा का दूसरा, नवीन का दूसरा, ज्योति प्रसाद का दूसरा है, नवदीप सिंह का दूसरा है, राजेश कुर्मी का दूसरा, कविता का दूसरा, राजू कौशिक का दूसरा, अरविंद श्रीवास का दूसरा है, सुखराम का दूसरा, कृष्णा भास्कर का दूसरा, संयोगिता का, दीक्षा का, मुकाम रावत, सरदार राठी, महेंद्र का, संजय का, प्रियंका का, रजनी का, भंवर का, रश्मि पांडे, अमृता, योगिता योगिता, युवराज, मयंक, जितेंद्र राठौर, हिम्मत सिंह का दूसरा, लेकिन आशीष का पहला है। रश्मि पांडे ने तुक्का मारा है।
सोनू मालवीय का दूसरा है, रविंद्र का दूसरा, अनुराधा का और मयंक का दूसरा। मोस्टली ज्यादातर लोगों ने दूसरा आंसर इसमें दिया है भाई, सब लोग ज्यादातर कह रहे हैं 2 नंबर आंसर होगा। रश्मि ने कहा तुक्का मारा, क्यों मारा भाई रश्मि तुक्का, इसमें तुक्का मारने वाली बात है क्या? ज्यादातर लोगों को दूसरा है, और दूसरा बिल्कुल सही है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो तो ठंडा करती है, और हॉट एयर वन तो हमें गर्माहट चाहिए। हमारे जो फ्रिज होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू ही हमारे फ्रिज जो होते हैं वो ठंडा करते हैं। टंगस्टन लैंप जो होता है वो बल्ब बल्ब जो रोशनी देता है, तो रोशनी देने का काम और गर्माहट देने का काम दोनों में अलग अलग चीजें हैं। क्या आप इस शब्द से ही कंफ्यूज मतलब नहीं कर पा रहे थे? हीटिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल मतलब गर्म करने वाली कॉइल। भाई सर्दी में अपन जो हीटिंग कॉइल यूज करते हैं, सर्दियों में करते हैं ना आप लोग, रॉड वगैरह जो आती है ना, हीट जिन्हें अपन हीटर बोलते हैं अपनी कॉमन भाषा में, हीटर, वो क्या होता है? वो ये हीटिंग कॉइल होती है। तो हीटिंग कॉइल अपन को समझ में आ रहा है भाई, हीटिंग कॉइल जो है वो गर्माहट करती है। अब देखो, हॉट एयर ओवन से अपन ने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, है ना। अब एक बार आपने ये पढ़ लिया कि हीटिंग कॉइल से हॉट एयर ओवन जो होता है वो गर्म होता है, क्या आप इसको भूलोगे? नहीं भूलोगे ना, जरूर नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है हीटिंग कॉइल हम सर्दियों में यूज करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें जो सिर्फ हमारे एक आध बार पढ़ने से या नॉर्मल कॉमन चीजें हैं वो अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं है, इनमें आप अपने दिमाग के थ्रू मतलब अपना समझदारी से आप आंसर देके थोड़ा सा दिमाग लगा के आप उसका आंसर दे सकते हैं। कई जगह पर कोरिलेशन भी बनता है, कोरिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोरिलेशन मतलब देखो, हॉट ऊपर लिखा है हॉट गर्म करना है, यहाँ पे लिखा है हीटिंग, और हीटिंग और हॉट दोनों जो है उनमें कोरिलेशन बन रहा है। इस तरह के जब कोरिलेशन आते हैं वो एग्जाम में बड़े हेल्प करते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास को ओवर करेंगे। मैन तो गुड सोर्स पूछा है, बढ़िया। राहुल यादव ने अच्छा लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज इंक्यूबेटर में भी होता है, एनोरोबिक में। बहुत बढ़िया राहुल, सही लिख रहे हो तुम। जीतन ने लिखा है कि गुड सोर्स। भाई गुड सोर्स पूछे या बैड सोर्स पूछे, सोर्स तो उसमें हीटिंग कॉइल ही हो रहा है ना, उसमें गुड वाला ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए ना। सेमेस्टर के जैसे लगी होती है कॉइल हॉट एयर ओवन में, हाँ सेम हीटर की तरह ही लगी रहती है, कोई बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है, साइंस नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। इंक्यूबेटर की टेम्परेचर रेंज 37 से लेकर 100, 37 से 80, 20 से 120। आप लोगों के आंसर देखता हूँ। हर्षित का तीसरा है, मोना साहू का तीसरा, संजय का, नवीन का, दिनेश का, मुकाम का तीसरा, जीतन करार का पहला है, रश्मि पांडे का तीसरा, नवदीप सिंह का तीसरा है, निशा का तीसरा, सुखराम का तीसरा, अर्पिता का, ज्योति प्रसाद का, अरविंद श्रीवास का, राहुल यादव, सरदार राठी, मुन्ना अवस्थिया, सचिन नागवंशी, युवराज गुर्जर, राजेश कुर्मी का तीसरा, कृष्णा भास्कर का दूसरा है, दीक्षा द्विवेदी का दूसरा, अवधेश प्रजापति का तीसरा, हाँ संयुक्ता का तीसरा, जसपाल का पहला, मयंक का तीसरा, आशीष का तीसरा, भवर का तीसरा, अनुराधा का तीसरा, जितेंद्र का, सोनू मालवीय का, सौरभ का, प्रियंका पवार का तीसरा है, कविता का लेकिन चौथा, और सृष्टि पटेल का तीसरा। 3 नंबर वाले ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोगों ने चौथा दिया था। 3 नंबर बिल्कुल सही है भाई। इंक्यूबेटर जो होता है वो 37 से 80 डिग्री सेल्सियस, इतनी रेंज उसकी हो सकती है। अब देखो बुक में 20 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, लेकिन 20 पॉसिबल है क्या? 20 एक्चुअली हमारा जो इंडिया है ना। अब मुझे थोड़ा और डिस्कशन करना है इस चीज पे आपको। बुक में इंक्यूबेटर जो है उसकी रेंज लिखी है 20 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस। हमारे इंडिया में 20 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेटर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे इंडिया में 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि हमको ठंड लगने लगती है इतनी में। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है हमारे यहाँ पर, है ना। 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल है ना। ठंड के दिनों में भी 20 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता, उस टाइम पे भी लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक के करीब पहुंचता है हमारा टेम्परेचर। ज्यादातर जो आप बुक पढ़ रहे हैं जैसे गौडकर है, ओची है, ये फॉरेन कंट्री की बुक है। फॉरेन कंट्री में 20 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है उनका नॉर्मल टेम्परेचर। तो इंक्यूबेटर
को अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दे तो उसका टेम्परेचर जो है वो 20 के आसपास हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे 20 से नहीं होता। अपने यहाँ पे भी मिनिमम जो होगा वो 30 से ऊपर ही होगा। तो 37 से 80 डिग्री सेल्सियस अपन उसकी रेंज मान सकते हैं, है ना। इनक्यूबेटर का मेन जो यूज करते हैं अपन वो 37 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। माइकोलॉजी में 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं इनक्यूबेटर। कविता, माइकोलॉजी में जो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, उसमें अलग चीजें, उसमें मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठंडा गर्म करने के लिए ऑलरेडी उसमें कुछ चीजें लगी रहती है जो उसको 25 को मेंटेन करके रखती हैं, है ना। मतलब एसी की तरह होता है उसका, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसके बाद अपन क्लास को ओवर करेंगे। एक दो लोगों के मैसेज हैं वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो किस तरह की लाइट को एमिट करता है? विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या ए और सी? ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और हर बार के एमसीक्यू की क्लास में एक या दो क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के रखता हूँ। हार्ड लेवल मतलब एग्जाम के लेवल का नहीं है ये। एग्जाम में अपने खास तौर पर स्टेट लेवल में कभी इस तरह से इतना ज्यादा चीजें नहीं पूछते, सेंट्रल लेवल में कभी पूछ सकते हैं ना। सिर्फ एक या दो अपन जानबूझ के लेते हैं ताकि अपन थोड़ा सा नई नई चीजों को डिस्कस करते जाएं। तो मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत कम लोग इसके सही आंसर दे पाएंगे, फिर भी तुक्का देखते हैं किसका तुक्का सही है। मोना साहू का दूसरा है, नवदीप सिंह का तीसरा, संजय का दूसरा है, अशोक यादव का तीसरा, निशा का दूसरा, मुकाम रावत का दूसरा है, प्रिया का दूसरा, राजेश का दूसरा, ज्योति प्रसाद का दूसरा, सरदार राठी का दूसरा है, सचिन नागवंशी का दूसरा है, मयंक का तीसरा, दिनेश का दूसरा है, आशीष का चौथा, सोनू का पहला, प्रियंका का दूसरा, रश्मि पांडे का चौथा है, सुखराम का दूसरा, अरविंद का दूसरा, युवराज का चौथा, मोना पाठक का पहला, राजुल कौशिक का चौथा, राहुल यादव का तीसरा और सृष्टि पटेल का चौथा, अनुराधा का तीसरा। बिल्कुल डिफरेंट आंसर आप लोगों के इस क्वेश्चन में आए हैं। ज्यादातर लोगों ने दूसरा, कुछ लोगों ने चौथा और एक दो लोगों ने पहला आंसर भी दिया है। कृष्णा भास्कर का चौथा, बहुत कम लोगों ने पहला आंसर दिया था। पहला आंसर इसमें बिल्कुल सही है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप, है ना। हमारे जो कॉमनली जो बल्ब लगे होते हैं घरों में, है ना, पहले जो लगा करते थे ना, आजकल तो एलईडी आ गई है। एलईडी से पहले जो बल्ब चला करते थे, अपन को याद होगा, आपको 60 वाट अपन बोलते थे, 100 वाट बोलते थे कि 100 वाट का बल्ब, है ना। कुछ लोगों के सही निकले हैं, है ना। वो बल्ब आपको ध्यान होगा जो इसमें सिर्फ कांच रहता था और अंदर उसमें टंगस्टन की पतली सी वो रहती थी, तार रहता था, है ना। तो वो जो बल्ब था वो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब हुआ करता था और उससे जो लाइट निकलती थी वो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट निकलती थी। मतलब उससे लाइट जो निकलती थी उसको हम अपनी आंखों से देख सकते थे, है ना। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो लाइट निकालते हैं वो ये अपने हेलोजन और ड्यूट्रम फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं। हेलोजन बल्ब और ड्यूट्रम फिलामेंट वाले बल्ब, है ना। ये दो तरह के जो बल्ब होंगे उनसे इंफ्रारेड और अल्ट्रारेड अल्ट्रावायलेट लाइट भी निकलती हैं। तो जहां पर रेडिएशन का काम होता है वहां पर ये हेलोजन फिलामेंट या ड्यूट्रम फिलामेंट का यूज किया जाता है ना। बाकी अपने जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह है तो उसमें सिर्फ टंगस्टन फिलामेंट का ही यूज किया जाता है। पुराने टाइम पे अपन इसका यूज करते थे। बहुत बढ़िया, येलो वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने इतने ही। बाकी एक दो लोगों के मैसेज थे तो वो मैं देख के थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं और मैं आपके माइक को ऑन कर देता हूँ। आपको अब कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी लिख सकते हैं। जितेंद्र का एक मैसेज है कि सर ओची और वॉटकर में कौन सी बुक बेस्ट है? जितेंद्र, एक सिंगल बुक से आप कभी मत पढ़ा करो। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप रेफरेंस कभी इससे भी पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इससे पढ़ लिया। कुछ जगह पर वॉटकर बहुत अच्छी है, कुछ जगह पर ओची बहुत अच्छी है ना। मैं एक दिन इसको जरूर डिस्कस करूंगा, है ना। मैं कल की क्लास रखूंगा तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा कि कुछ कहाँ पर ओची बेस्ट है, कहाँ पर वॉटकर बेस्ट है। वो मैं कल या परसों की क्लास में इसको काफी डीपली डिस्कस करता हूँ, है ना। बाकी मैं अलग से नहीं कह सकता कि ओची ज्यादा अच्छी है या वॉटकर ज्यादा अच्छी है।
जैसे ओची में विटामिन का चैप्टर है ही नहीं, वोटकर में विटामिन का चैप्टर बहुत अच्छे डिटेल में है ना, तो इस मामले में वोटकर बहुत अच्छी हुई। प्रैक्टिकल चीजें हमारी वोटकर में बहुत अच्छी हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन ओची में बहुत अच्छा है। बाकी दोनों में अगर कंपैरिजन करूं तो मैं ओची को ज्यादा नंबर देता हूं, ओची मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी बुक मानता हूं मैं। कल की क्लास में और ज्यादा मैं डिटेल में बात करूंगा इस बात पे। चलो और कोई डाउट भाई? सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ बताएं भाई। जो हमारे क्लास के नोट्स होते हैं थोड़ा जल्दी अगर आप सेंड कर दिया करें, क्योंकि पढ़ने का टाइम उतना बहुत कम ही होता है, पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, जब टाइम मिलता है तभी पढ़ते हैं। देखो राहुल, थ्योरी के नोट्स में मैं कभी भी डिले नहीं करता। जैसी थ्योरी की क्लास होती है मैं तुरंत उसको आपको सेंड, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी थ्योरी के नोट्स को मैं आपको कम से कम जल्दी भेज दूं। नोट्स आपके डिले कहाँ पे हो रहे हैं मैं बताऊं। नोट्स आपके जो डिले हो रहे हैं वो आपके हिंदी के एडिटिंग में डिले हो रहे हैं। जहां पर भी हिंदी एडिटिंग हो रही है वो वाले नोट्स थोड़े से डिले होते हैं। मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको दे सकूं। बाकी नोट्स में अब हमारा जो अभी वाला जो बैच चल रहा है इसमें नोट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन मैंने दे रखे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश चाहिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चाहिए, है ना। बाकी पुराना मेरा बैच जो था उसमें मैं ये जो पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी डायरेक्ट उनको भेज देता था। तो मैंने जैसे ही पढ़ाया और पीपीटी मैंने भेज दी, मुझे कुछ नहीं करना। अब की वाले बैच में मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि आप जब प्रिंट करा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च करना पड़े। तो इस पीपीटी को मैं वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ, वर्ड से फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। तो नोट्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी आप एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस मत किया करो। मैंने कुछ स्टूडेंटों पे नोटिस किया कि वो एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एमसीक्यू जो रहती हैं वो सबसे लास्ट में और सबसे बाद में आप पढ़ो, उतना आपके लिए ज्यादा बेटर है। बाकी ज्यादातर आप अपने थ्योरी वाली चीजों पर ही ज्यादा फोकस किया करो। किसके खाना बनने लग गया इतनी जल्दी भाई, बर्तनों की आवाज। चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को नोट्स मिल जाया करें। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ओके ओके ठीक है ना। बाकी और कोई डाउट भाई? अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? कौन सा ग्रुप है उसमें ऐड कर देना सर। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा बोल दिया भैया। जिन लोगों मतलब देखो क्लास के अलावा एक नोट्स के अलग ग्रुप है। तो जो लोग नोट्स के ग्रुप में शामिल नहीं है, ऐड नहीं है, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि मुझे किस तरह के नोट्स चाहिए ना। देखो एक तो इंग्लिश प्योर इंग्लिश वाले नोट्स हैं, दूसरे नोट्स हैं अपने हिंदी और इंग्लिश वाले, है ना। तो भले आपको देखना हो तो किस तरह से हिंदी और इंग्लिश वाले नोट्स रहते हैं, वो देखने के लिए आप एक आध नोट्स मुझसे सेपरेट ले सकते हो। बाकी आप मुझे मैसेज कर देना सर हमें इस वाले ग्रुप में आप ऐड कर दो, कि हमें प्योर वाले इंग्लिश नोट्स चाहिए उसमें आप ऐड कर दो, या फिर हमें हिंदी और इंग्लिश वाले मिक्स वाले नोट्स चाहिए हैं उसमें आप ऐड कर दो। तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो लोग जैसे नए हैं वो लोग अभी शायद ऐड ना हो पाए। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करना, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। आशीष ने लिखा है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? आशीष कल अपन बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे। बायोकेमिस्ट्री अपनी एंड हो चुकी है। जब भी अपना एक सेक्शन एंड होता है तो अपन उसका ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू मतलब एक ही दिन में अपन पूरा का पूरा रिवीजन मारते हैं। तो वो अपन कल की क्लास में ये करेंगे। नोट्स वाले सोनू ये मुझे व्हाट्सएप पे करना है। यहाँ की जो चैटिंग हो रही है सब डिलीट हो जाती है, जैसी क्लास खत्म होगी यहाँ की चैटिंग पूरी चली जाएगी ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको कि नोट वाले ग्रुप में ऐड कर लेना। हेमेटोलॉजी अगला सब्जेक्ट जो होगा वो हेमेटोलॉजी होगा, लेकिन कल हेमेटोलॉजी क्लास नहीं है, कल ओवरव्यू की क्लास है आशीष, है ना। इसके बाद जरूर अपनी हेमेटोलॉजी आएगी। हाँ रश्मि, आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ोगे तो इनफ है। अगर आप लोगों ने अभी अभी सिर्फ पढ़ाई शुरू की है तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ो तो भी इनफ है, चलेगा, है ना। नोट्स में लगभग 95% मैंने इंक्लूड किया है। बहुत मैंने रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है नोट्स पे। बहुत बहुत शानदार नोट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स कवर कर लेते हैं तो भी मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर लोगे। जीतन ने लिखा है ओची में शॉर्ट रहता है। बिल्कुल, ओची में जो थ्योरी रहती है वो थोड़ी शॉर्ट में भी रहती है। वोटकर ने बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है, खासतौर पर प्रैक्टिकली पोर्शन तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। तो
मैं वो चीजें और आपको कल डिस्कस करूंगा। जितेंद्र लिखा है सर इसके अलावा भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? जितेंद्र एक और ग्रुप है हमारा जॉब इन्फो वाला, उसमें हम जॉब की बारे में कोई वैकेंसी निकलती है उसको डिस्कस करते हैं। सर पहले हम लोग ऐसे ही पोर्ट से पढ़ लेते हैं। समझा नहीं मोना क्या बोलना चाह रहे हैं? पोर्ट से पढ़ लेते हैं मतलब चलो भाई, तो एक मैसेज है कि सर संडे को एग्जाम रहेगा। संडे को एग्जाम रखेंगे अपन भाई। जितेंद्र नहीं, जितेंद्र का मैसेज नहीं था, किसका मैसेज था? राहुल संडे को एग्जाम रखेंगे, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा ना। चलो तो सर ये योची की बुक तो क्या कहते हैं, गूगल पे भी डली है। अच्छा नवदीप गूगल पे है ओची की बुक? हाँ, अभी मैं पीडीएफ ही देख रहा था सर। पीडीएफ है उसकी? जी सर। तो मुझे उसकी लिंक सेंड करना, लिंक या फिर पीडीएफ पूरी आपके पास पड़ी हो तो मुझे सेंड करना, मैं देखता हूँ ओके सर, है ना। ओके सर, मैं आपको बता सकता हूँ। चलो तो भाई क्लास ओवर करते हैं, आज थोड़ा लंबा ही हो गया अपना। तो ओके गुड सर, नाइट गुड नाइट। एवरीवन, मिलते हैं कल इवनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।